नमस्कार। तो सेन लिविंग के इस दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज जो पहला पार्ट है जिसमें मैनेजिंग द माइंड हम पहले बता चुके हैं, उसके अंतर्गत जो बातें हम करेंगे थोड़ा सा जो फिलोसॉफिकल बात तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होगा कि आप थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें भी सुन पाएंगे, समझ की बात हो। और कोशिश आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये बातचीत करते हुए कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, मैं समय पर यहाँ नहीं पहुँचा, समय ही खराब चल रहा है, समय का ध्यान रखा करो, समय पर सभी काम करो। समय 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 कई प्रकार से हम लोग समय को बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। कभी बहुत गौर से हमने समझने सुनने की ये चेष्टा नहीं की है कि जब हम बातें समय की करते हैं तो कितनी ऐसी बातें हैं जो वाकई हम समझते हैं या केवल एक सुनी सुनाई बात जैसी एक समझ बनी हुई है जिसके आधार पर हम चीजों को बोलते हैं, रखते हैं। अब अंग्रेजी में समय को टाइम बोलते हैं, संस्कृत में जो ज्यादातर समय का उपयोग होता है उसको काल कहते हैं। और काल जब कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो सामान्य बात तो जो काल के संदर्भ में होती है, भूतकाल, भविष्य काल, जो तीन कालों की बात, वैसे जो हिंदू हैं उनको अच्छे से पता है कि शिव को भगवान महाकाल भी कहा जाता है, वो काल के अधिष्ठाता हैं। अब एक बात जरूर है कि इसका माइंड से क्या लेना देना। जब हम बात मैनेजिंग द माइंड की करेंगे तो इसमें काल का क्या महत्व है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच ये है कि काल और मस्तिष्क का और माइंड का या चित्त का वही संबंध है जो हम कहते हैं कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। यदि कोई परसेप्शन नहीं होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई सूचना हम तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर ये समझना भी कि काल क्या होता है ये हमारे समझ के और समझाने के परे बात हो जाएगी। तो काल के संदर्भ में सबसे पहली बात यह है कि माइंड ने काल को कंस्ट्रक्ट किया कि काल ने माइंड को कंस्ट्रक्ट किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब कास्टिंग चल रही होती है इस पूरे एपिसोड्स की, तो उसके अंदर एक लाइन आपने ध्यान दिया हो तो, स्पेस टाइम इज द मोस्ट फंडामेंटल एंटिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो जो कुछ अस्तित्व में है, देश और काल, और आप जानते हैं कि स्पष्टतः पहले तो हम इसकी परिभाषा करने की कोशिश करेंगे। चाहे विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान खासकर, दर्शन हो, दर्शन में जो मॉडर्न दर्शन की बात करें या धर्म दर्शन की बात करें, सब जगह काल को एक अपने अपने स्वरूप से समझने और समझाने की कोशिश की गई है। फिजिक्स ने जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा है, जिनमें से उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है, स्पेस के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एंटिटी है या क्वांटिटी उसको बोलते हैं, वो टाइम है। अब दो प्रकार से ये समझ सकते हैं कि जब काल की बात आती है या समय की बात आती है तो अक्सर एक परसेप्शन ये होता है कि सुबह से शाम हो गई
या इस स्थान से इस स्थान तक हम बढ़ गए, या हमारी उम्र घट बढ़ रही है, यानी एक प्रकार की यात्रा समझ में आती है। तो यदि ध्यान पूर्वक देखें तो कोई भी यदि परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, स्पेस के अंदर मान लीजिए कोई अवस्था का चेंज ना हो, कोई स्पेस चेंज ना हो, तो फिर टाइम को समझना पॉसिबल नहीं है। और टाइम यदि कॉन्सेप्चुअलाइज हो रहा है तो उसके लिए माइंड का होना जरूरी है। तो इसलिए जो मैंने शुरू में कहा कि इसका मुर्गी और अंडे वाला संबंध है, वैसा है। जब जीवन के संदर्भ में हम लोग बातें करते हैं तो सामान्य रूप से जब हम कहते हैं कि अब मेरा जीवन इतना बीत गया, इतना बीत गया मतलब काल से ही संदर्भ में है। शरीर की यात्रा जब आप देखेंगे, कोशिकाओं का बनना बिगड़ना देखेंगे, हमारे शरीर में बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं, यद्यपि बाहरी स्पेस या फिजिकल स्पेस न भी चेंज हो रहा हो, तो आप देखेंगे कि एक दिन जब हम पैदा हुए हैं और दूसरे दिन जब हम इस संसार को छोड़ रहे होंगे। तो जीवन मृत्यु का जो खेल है, और इसीलिए मृत्यु को खासकर काल से उसको संदर्भ लिया जाता है। और इसलिए जब शिव को महाकाल कहते हैं तो यानी जो परिवर्तन जो उद्भव हुआ है, जो ये संसार बना है, और ये जब संसार जब खत्म होगा, तो जब हम कह रहे हैं जब खत्म होगा, ये अवधारणा अपने आप में काल के लिए ही कही गई है या उस संदर्भ में समझी जानी चाहिए। तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से काल के दो तरीके से हम लोग समझते हैं। एक तो जो साइक्लिक टाइम होता है, साइक्लिक टाइम बहुत ही सामान्य परसेप्शन है। संभवतः जब चीजें परिवर्तित हुई होंगी, और खास करके जब हमने देखा होगा कि अभी दिन है और फिर रात हो गया, तो इस दिन रात के परिवर्तन को हमने काल के रूप में सुना, समझा और उसको अपने दिमाग में संग्रहित किया। अब काल जो पास्ट प्रेजेंट वाला है जिसको आप कह रहे हैं, जब आप कहेंगे कि साइक्लिक फॉर्म है टाइम का, तो जो साइकिल में तो कुछ भी होता है, जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर की तरफ जा रहा है, और फिर हर प्रेजेंट एक पास्ट बनता जा रहा है। तो आप देखेंगे कि टाइम के रेस्पेक्ट में सबसे बड़ा जो हमारा परसेप्शन है वो मेमोरी के वजह से है। यदि मेमोरी न रहे तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट भी चला जाएगा। तो बहुत सारी जो मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स है, थॉट क्रिएशन है हमारे, जो घटनाओं को अपने अंदर संग्रहित सुरक्षित करती है, यदि उसमें से काल को हटा दिया जाए तो उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जिसके पास मेमोरी ना हो उससे पास्ट फ्यूचर की बातें करना किसी मतलब का नहीं रह जाता। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि जब समय की बात कर रहे हैं, खास करके जब धर्म विज्ञान में आप देखेंगे, खास करके हिंदुओं ने जिन विधियों को विज्ञान के रूप में एक प्रकार से डेवलप किया, जिसको आप ज्योतिष कहते हैं, वो स्थान और काल के आधार पर तय किया जाता है। स्थान और समय दो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको कहते हैं। हम लोग किसी भी घटना को फिजिक्स में जब इवेंट कहते हैं, इवेंट स्पेस, तो उसका मतलब स्पेस टाइम से होता है। तो यहाँ पर काल की महत्ता आप समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यक है। लेकिन उसका मेमोरी होना भी, उस जो शिव को हम लोग कहते हैं त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ का मतलब होता है जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सबको जानता हो।
अब समस्या ये है कि आप प्रेजेंट को देखें, मेमोरी सिस्टम को आप यदि समझें, तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग ये कहते हैं कि कभी भी प्रेजेंट को देख पाना या समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? किसी भी वस्तु को आप देखते हैं तो वो देखने की जो प्रक्रिया है उसमें एक समय खर्च होता है। जैसे किसी वस्तु पर लाइट जाकर के टकराए और उस टकराने के बाद में आपके आंखों के ऊपर, आपके रेटिना के ऊपर पड़े, फिर वो रेटिना से माइंड के भीतर जाए, ब्रेन के अंदर उसकी एक प्रोसेसिंग होती है, उसमें भी कुछ टाइम लगता है। ये सब देखें तो जब तक जिस घटना को आप देख रहे हैं वो घटना कब की बीत चुकी है, जब तक आपके प्रोसेस में और आपके संज्ञान में चीजें आई। यानी जो भी चीजें आपके लिए प्रोसेस हुआ है उसमें तब तक वो पास्ट की चीज हो चुकी है। तो प्रेजेंट में रहने का क्या अर्थ हुआ, ये समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरा, अभी प्रेजेंट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की कर लें। फ्यूचर इसी पास्ट और प्रेजेंट के रेफरेंस में है। जो अभी आने वाला समय है, और ये आने वाला समय क्या है, क्योंकि वो एंटीसिपेशन है, एंटीसिपेशन घटनाओं का। ब्रेन का ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा माइंड ने फॉर्मुलेट कर लिया है कि क्योंकि चीजें पीछे बीतती जा रही हैं, इसलिए जो भी आने वाला है उसका कोई न कोई एक्सपेक्टेड इवेंट होगा। उस एक्सपेक्टेड इवेंट को हम फ्यूचर कहते हैं। तो आप देखते होंगे जब ज्योतिष के अंदर ये बात कही जाती है कि आपका भविष्य बताएं, भविष्य का मतलब है कि आने वाले समय के बारे में बताएं, कोई घटना कैसे होगी। ये ऐसा नहीं कि ज्योतिष की बात है, विज्ञान में भी, जिसको हम लोग प्रिडिक्शन कहते हैं, प्रिडिक्टिबिलिटी कहते हैं, जब लॉ बनाते हैं कोई चीज, जैसे फिजिक्स के लॉज हैं, उनकी क्या महत्ता है। फिजिक्स का लॉ का अर्थ यही होता है कि उस लॉ को यदि हम जानते हैं तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज हमने एक सैटेलाइट छोड़ा मून पर जाने के लिए, चंद्रमा पर, और उसको पहुंचने में 10 दिन का समय लगेगा, महीने दिन का समय लगेगा, यहां से वहां चलेगा, वहां से वहां पहुंचेगा। ये सारा जो ट्रैकिंग है वो फ्यूचर प्रिडिक्शन है। और वो उस लॉ के आधार पर हमने एक मॉडल तैयार किया जिसको हम लॉ कह रहे हैं। उसके आधार पर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इतने समय बाद, इस गति से चलने के बाद यहां तक पहुंचेगा, यहां लैंड करेगा। तो आप देखते होंगे कि कितना प्रिसाइजली आज विज्ञान काम कर रहा है, और जो गणनाएं हैं वो गणनाओं का इतना महत्व है कि जैसे जैसे प्रिडिक्शन किया जाता है वैसे वैसे होता है। तो काल का एक स्वरूप आपने देखा जो विज्ञान ने रखा है। अब घटनाओं के लिए कहा जाता है कि हमेशा घटना कभी वन डायमेंशनल नहीं होती। वन डायमेंशनल का मतलब कि स्पेस में एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई कार यदि एक रोड से क्रॉस कर रहा हो, चल रहा हो, और दूसरा कार भी आ रहा हो, तो पक्का है दोनों के लिए, यदि मान लीजिए कोई रास्ता अलग से ना हो, उतना ही जगह हो जहां एक कार क्रॉस कर सकता है, तो निश्चित रूप से दोनों में टक्कर हो जाएगी। लेकिन यदि ये कह दें कि एक कार 3 बजे से 4 बजे के बीच में गुजरेगी और दूसरी 5 बजे से 6 बजे के बीच में गुजरेगी, तो टक्कर संभव है। यदि वन डायमेंशनल केस होता तो यहाँ टक्कर बिल्कुल होता। तो कहा यह भी जाता है कि यदि संसार वन डायमेंशनल हो जाए और केवल स्पेस के ही डायमेंशन हो जाए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर अपने आप टकराना शुरू हो जाएंगी। तो जिनको आप फिजिकल टाइम कह रहे हैं, समय शून्यता की बात जब कहते हैं, तो समय शून्यता होने का अर्थ ही है कि एक स्पेस कोलैप्स कर जाए। अब ये एक हाई लेवल थ्योरी आपको लग रही होगी, वो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर
इस रूप में रखें, लेकिन उस वन डायमेंशन वाले जो मॉडल है उससे आप समझ सकते हैं। अब भौतिक विज्ञान ने इस बात को छोटी इकाई टाइम से लेकर के एक बड़ी इकाई तक को डिफाइन किया, और वो एक डेफिनेशन ये चला कि जब से ये यूनिवर्स बना है, अब यूनिवर्स का मतलब मल्टीवर्स भी हो सकता है, मल्टीवर्स का कुछ और भी अर्थ होगा, लेकिन मान के चलिए कि इस यूनिवर्स को बने हुए एक समय लगा है, वो 13.8 बिलियन ईयर्स से बना है, और उसके बाद ये लगातार फैलता जा रहा है। अब उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिटेल यहाँ कहना किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो सामान्य लोग यदि इस बात को सुन रहे होंगे, तो बस ये जान लें कि एक एरो ऑफ टाइम, इस टाइम में कभी कोई साइक्लिक पाथ नहीं है। अभी 13.8 बिलियन ईयर से लगातार इसमें एक्सपेंशन होता है, और वो एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। तो ये एरो ऑफ टाइम अभी तक रिटर्निंग पाथ पर अभी हम लोगों के समझ में ये मॉडल नहीं आया है। तो जब से बिग बैंग हुआ है, जब से ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, धार्मिक मान्यताओं में इसका जो इसकी समझ है वो थोड़ी अलग है। उन लोगों ने समय को जिस रूप में भी देखा होगा और ये माना होगा कि संसार कब बना है और कैसे बना है, तो उनके सिद्धांत और फिजिक्स के सिद्धांत में फर्क है। आप हिंदू धर्म के अंदर यदि जाएंगे तो देखेंगे वहां युगों की बात कही जाती है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ऐसे करके युग, ये समय है, काल है। तो आप ये समझ लें कि जो काल है वो एक तो जो भी परिवर्तन हो रहा है इस संसार के अंदर, बिना उस काल के रहस्य को समझे या उसके एग्जिस्टेंस को माने, आप इस परिवर्तन को नहीं समझ सकते। तो केवल स्पेस से किसी चेंज को नहीं, इसलिए जब हम बहुत ही नट सेल में बात करते हैं या फिजिक्स के टर्म में जब बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि जो भी स्पेस चेंज का एक परसेप्शन है, इट रिक्वायर्स टाइम। टाइम इज नीडेड फॉर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द चेंज ऑफ स्पेस। तो स्पेस के अंदर दो ही चीजें होती हैं। अब एक समय ऐसा था कि स्पेस और टाइम को दो इंडिपेंडेंट एंटिटी मानी जाती थी, लेकिन बाद के दिनों में जब रिलेटिविटी थ्योरी आई फिजिक्स के अंदर, तो उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट बना कि स्पेस टाइम एक जुड़ा हुआ एंटिटी है और इसको अलग अलग कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो स्पेस टाइम मिल करके, जैसे हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कहते हैं, वैसे कहते थे कि ये पूरा यूनिवर्स 4 डायमेंशनल स्पेस है। तो एक प्रकार से इवेंट स्पेस अब कभी भी अलग नहीं हो सकता, यानी ये कहना मुश्किल है कि इस टाइम केवल स्पेस है और टाइम नहीं है, या टाइम है और स्पेस नहीं है। तो चेंज जो भी है, अब चेंज बहुत सारी चीजें, जब साइक्लिक की बात होती है तो वहां फ्रीक्वेंसी की बात होती है। कोई भी चीज जिसको, जैसे हम लोग फिजिक्स के अंदर वेव को जब डिफाइन करते हैं, एक सेकंड को जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि कितनी बार ये वेव ऊपर नीचे गई है। यदि 2 बार गई है तो 2 फ्रीक्वेंसी एक सेकंड के अंदर, यदि 3 गई है तो 3 फ्रीक्वेंसी। और जो वेव की लंबाई है, वेवलेंथ जिसको कहते हैं, और दोनों का रिलेशनशिप, तो जब फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशनशिप देखेंगे तो वो इनवर्स है, यानी फ्रीक्वेंसी को बिना टाइम के हम आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसको समझना सुनना कुछ भी संभव नहीं है। तो एक प्रकार से आप ये देख लें, अब किसी ने कहा कि जब हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि समय पर काम करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, तो सच बात यह है कि नेचर का कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो इस टाइम को फॉलो न करता हो।
तो जब कुछ भी ऐसा नहीं है जो टाइम को न फॉलो करता हो, आप चाहे तो सोते रह सकते हैं, पूरे 100 साल तक सोए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका जीवन खत्म नहीं होगा। आप चाहे तो एक ही जगह पर बैठे हों, लेकिन आप फिर भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस यदि न भी चेंज कर रहा हो तो टाइम कोऑर्डिनेट में चेंज अपने आप आता रहता है और उसको रोका नहीं जा सकता। अब साइक्लिसिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो इवेंट रिपीट हो रहा है। जैसे हर दिन एक सुबह सूरज निकल रहा है और संभवतः समय का कॉन्सेप्चुलाइजेशन यहीं से शुरू हुआ होगा, फिर उसको डिवाइड किया गया उस दिन रात को, फिर उसके एक एक बिंदु को देखा गया कि और कितनी छोटी इकाई और कितनी छोटी इकाई। फिजिक्स तो बहुत दूर तक गया, 10⁻⁻27 तक चला गया, लेकिन हाँ उतना टाइम अब इंडियन जो ज्योतिष है वो उस टाइम फ्रेम में संभवतः नहीं जा पाया है वहां तक, उतना नीचे तक। तो ये छोटी इकाई से लेकर के और बड़ी इकाई तक जब हम इस समय की कल्पना करते हैं तो जो साइक्लिसिटी है वो छोटी इकाई के अंदर दिखाई देती है, बड़ी इकाई के अंदर साइक्लिसिटी नहीं दिखाई देती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एरो ऑफ टाइम, यानी एक डायरेक्शन में समय बढ़ता जा रहा है। जिस दिन वो साइक्लिसिटी दिखाई देगी कि आज ये बिग बैंग के बाद ये क्रंच शुरू हो गया है, या किसी फेज में वो साइक्लिसिटी दिखाई, बहुत सारे मॉडल हैं वैसे यूनिवर्स के लोगों को, क्योंकि ये बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि आप कहें कि ये शुरू हुआ है तो कब खत्म नहीं होगा। तो कोई चीज कभी भी शुरू हुई है तो वो खत्म जरूर होगी। और अनेक प्रकार से जब हम लोग सोचते समझते हैं तो लगता है कि समय, जो सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि समय का महत्व है, समय के महत्व को समझिए, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम लोगों का लाइफ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, जो आज दिखाई दे रहा है। शरीर की बात, अब जो लोग इटर्निटी की बात कर रहे होंगे कि हम हमेशा से हैं, हम एक आत्मा है, जो आत्मा न कभी मरती है न पैदा होती है, वो कॉन्सेप्ट एक अलग है जहाँ समय नहीं काम करता है। तो जहाँ समय नहीं काम करता है वहाँ पर ये चीज कहना भी कि समय के सिद्धांत को क्यों मानेगा। जहाँ समय काम ही न कर रहा हो वो समय के सिद्धांत को मानेगा ही नहीं। तो क्या है, कुछ ऐसा है जो समय के अधीन न हो, टाइम के कंट्रोल में न हो, टाइम के कंट्रोल से बाहर हो, ऐसी संभावना है क्या? तो ऐसी जब संभावना सोची जाएगी तब भगवान महाकाल की चर्चा होगी। पर फिलहाल के लिए समय का ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो मैंने आपको रखा। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आप देख लें, बहुत हिस्ट्री का मतलब टाइम। एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी स्टीफन हॉकिंग की, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब हिस्ट्री भी है और टाइम का भी है, यानी टाइम कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बदला है जब से फिजिक्स शुरू हुआ है, उसकी बातें उसमें की गई हैं। और जाहिर सी बात है, जब क्लासिकल फिजिक्स था और उसके बाद से जब फिजिक्स की अवधारणाएं बदली हैं तब से समय का कॉन्सेप्ट भी बदला है। तो ब्रीफ हिस्ट्री का मतलब वही। बट हिस्ट्री के बिना, अब आप ये समझ लें, अभी कोई बता रहा था कि कोई, अब ये पॉडकास्ट जब मैं कर रहा हूं, मैं जब कॉन्सेप्चुअल बातें करूंगा तो बहुत लोग नहीं पसंद करते। तो लोग कहते हैं कि, कुछ लोगों की मान्यता है, हम भी समझते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड जहाँ मेमोरी काम करती है, ज़्यादातर मेमोरी जहाँ कंस्ट्रक्ट बिल्ड होती है, उस मेमोरी के अंदर, अब वो चाहे डीएनए के थ्रू आया हो चाहे आज की मेमोरी बन रही हो, वो टाइम को फॉलो करता है। इसीलिए हिस्ट्री का महत्व है, इसीलिए स्टोरी का महत्व है। तो लोगों को स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं।
अब खास केवल जो स्टोरी से हट के बातें कहेंगे वो बड़ी सूखी रुखी होती हैं, जिनको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो कहानियों में दो चीजें होती हैं कि घटनाएं होती हैं और घटनाओं को विजुलाइज करना आसान होता है, इसीलिए स्टोरी के माध्यम से जब बातचीत की जाती है तो वो आसान होता है लोगों को समझना भी, और उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी होता है। ये और बात है कि उसमें इंटरटेनमेंट का एक क्वेश्चन होता है। इंटरटेनमेंट का मतलब जब चीजें आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, उसके बाहर से देख रहे होंगे तो आपको एक प्रकार का मजा आता है। तो इसमें दो तीन बातें मूल रूप से जानने की हैं कि एक तो जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाला, तो मेमोरी के कंस्ट्रक्शन के अंदर पास्ट और फ्यूचर, ये दो चीजें तो जाननी बड़ी सामान्य रूप से संभव है, और जिसका पास्ट है उसका फ्यूचर भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं यदि नियम आपको पता हो तो। लेकिन प्रेजेंट के केस में एक बहुत ही खास बात है, और ये जो प्रेजेंट का स्टेट है ये बहुत ही मिस्टिकल है उस सेंस में, जहाँ जब हम बात स्पिरिचुअलिटी की कहते हैं तो वहाँ पर ये स्टेट ही इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मली जहाँ मेंटल चीज़ों की बात की जाती है, मेमोरी की बात की जाती है, जहाँ भावनाओं की बात की जाती है, जहाँ बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो मेमोरी के अंदर हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं, यानी पूरा जो चित्त है जो जिसमें मॉडिफिकेशंस हैं, हमने बताया भी था कि चित्त में जो परिवर्तन होते हैं उसकी एक रिकॉर्डिंग होती है, स्मृति उसको कहते हैं। तो वहाँ के लिए ये सारे जो टाइम का महत्व है, लेकिन जब टाइम शून्य होगा तो वो अवस्था कैसी होगी, लेकिन वो अवस्था वैसी नहीं होती है जैसा हम लोग सामान्य रूप से कल्पना भी कर सकते हैं, क्योंकि कल्पना वहाँ पहुँचती नहीं है। इसलिए प्रेजेंट का जो स्टेट होता है वहाँ कल्पनाओं का कोई, कल्पना का मतलब है कि थिंकिंग पैटर्न चल रहा हो, लेकिन जहाँ थिंकिंग एंड हो जाएगा तो इमेजिनेशन का भी वहाँ कोई महत्व नहीं है। यानी जो एक प्रकार से ब्रेन की अपनी फंक्शनिंग बंद होती है, तब शायद कुछ और चीज़ें अनुभव होती हैं, और वो उन अनुभवों को हम लोग स्पिरिचुअलिटी का सब्जेक्ट मानते हैं। तो बाकी चीज़ें आप जो भी देख लें, हमने कहा भी था कि जो हम लोग बाकी दर्शन में बातें करते हैं या जो धर्म दर्शन की बातें कही जाती हैं, जिनको हम लोग सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी में कहता हूँ, वो मेंटल चीज़ों के बारे में कही गई हैं। तो जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में बहुत कम बातें कही भी गई हैं और कही जा भी नहीं सकती ज़्यादा। ये भी दोनों ही बातें हैं, क्योंकि उस संदर्भ में बातचीत करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ मेमोरी न तो काम करती है न मेमोरी की ज़रूरत है। तो फ्रीडम फ्रॉम मेमोरी चाहिए, और वो फ्रीडम के लिए मेमोरी से बातें नहीं हो सकती, उनका कोई सिद्धांत वहाँ काम नहीं करता, इसलिए उसमें किसी का हेल्प नहीं होता। अब ये थोड़ी मिस्टिकल बातें मैं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी कई बार क्या होता है कि हम लोग इतनी मिस्टीरियस चीज़ें अपने दिमाग में सुन कह चुके होते हैं कि जो सामान्य मिस्ट्री है, जो सामान्य बात होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है। और संभवतः इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी का हम सब्जेक्ट मानते हैं कि वो बहुत ही ओपन एरिया है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, द मोस्ट इजिएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, यानी सबसे आसान है समझना, वो सबसे मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो हमारी आदतें हैं, जिस जीवन को हम जीते हैं, वो जीवन हमारे माइंड से कंट्रोल्ड है, और माइंड के आसपास ही चीज़ें घटित हो रही हैं। तो इसलिए जो माइंड के बाहर की एंटिटी है, और ऐसा नहीं कहीं बाहर दूर जाने की ज़रूरत है, हम खुद उसके हिस्सा हैं, वो हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, उसका अनुभव होना माइंड के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइंड खुद इतने चीज़ों में, इतने जगहों पर वो डाइवर्टेड है कि वहाँ तक उसका पहुँचना बहुत मुश्किल है। एजुकेशन के अंदर बार बार मैं इन चीज़ों को रखता हूँ कि जब हमारा एजुकेशन होता है तो वहाँ तक ले जाने का प्रयास किया जाए, और एटलीस्ट एम तो हो कि जो हर माइंड उस एक्सपीरियंस को करे।
ताकि वो एक ओपन जिसको कहते हैं, और जिसके लिए कोई नॉलेज ऐसा नहीं चाहिए जो इंफॉर्मेटिव हो। कोई लाइब्रेरी की बुक याद नहीं करनी है, कोई एग्जाम नहीं पास करना है, किसी को सर्टिफाई नहीं करना है। ये सारा सर्टिफिकेशन सब कुछ अपने से होगा। उसमें कोई गुरु का काम नहीं है, कोई बाबा नहीं सिखाएगा, कोई अतीन्द्रिय शक्ति नहीं आनी है, कोई बाहर से इंटरवेंशन नहीं आना है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड द इजिएस्ट स्टेट फॉर द माइंड टू अंडरस्टैंड और टू परसीव। लेकिन क्योंकि माइंड का क्रिएशन ही ऐसा है, वो कॉम्प्लेक्सिटी को प्रिवेल करता है, इसीलिए क्योंकि वो नेचर का पार्ट है और नेचर हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को प्रिफर करती है। तो उस प्रेफरेंस के वजह से आप खुद को या अपने आप के एग्जिस्टेंस को कभी भी शायद समझ नहीं पाते हैं, और उसके लिए बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हम लोगों ने गढ़ी हुई हैं। अब समय क्योंकि इसमें ज़्यादा इस पूरे डायलॉग को नहीं बढ़ाएंगे, तो आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली चर्चा इसके आगे करेंगे। नमस्कार।